व्हाट इज द टास्क ऑफ फिलोसफी? फिलोसफी का टास्क जो बताया है इन फिलोसोफर ने, वो बताया है कि इनका काम है जो प्रोपोजिशंस होती हैं, प्रतिज्ञप्ति होती हैं साइंस की, बेसिकली नेचुरल साइंसेस की, उनका आप लॉजिकल और फिलोसॉफिकल एनालिसिस करके दो। और लॉजिकल और फिलोसॉफिकल वेरिफिकेशन दो अलग अलग वेरिफिकेशन नहीं है, ये एक ही वेरिफिकेशन है। लॉजिकली ही वेरिफिकेशन करना है इनको। ये टोटोलॉजी आ रही है या नहीं आ रही है? एयर के अनुसार अनुभविक जगत के अतिरिक्त ऐसा कोई अतीन्द्रिय जगत नहीं है जिसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। यह कोरा भ्रम है, विज्ञान के नियमों से अतीत कुछ भी नहीं है। एजे एयर वो फिलोसोफर था, अगर मैं सही हूं तो इसका एक इंसिडेंट मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद एजे एयर के साथ ही ये हुआ था। एक मछली होती है, किसी पार्टी में था ये, और वहाँ पे ये एक मछली खा रहे होते हैं, तो जब मछली उनके गले में फंस जाती है, और गले में जब वो फंस जाती है तो बेहोश हो गए, और ऑलमोस्ट कुछ मिनट तक, 2 या 3 मिनट तक ये एक ऐसी कंडीशन में रही जहां पर सब ने इन्हें मृत मान लिया था। सांस भी नहीं चल रही थी, कोई कंडीशन नहीं थी इनके जिंदा बचने की। और 2-3 मिनट के बाद सडनली ये होश में आते हैं। तो ये पहले से माने बैठे थे, इनका प्रिंसिपल था कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। ये कहते थे व्हेन यू डाई यू डाई, जब आप मरते हो तो आप मर जाते हो। उस वक्त उन्होंने जब ये होश में आए, होश में आने के बाद इनकी स्टेटमेंट थी कि कुछ समय के लिए मेरा ये विश्वास जो मैं अब तक मानता आ रहा था कि व्हेन यू डाई यू डाई, हिल गया था। इन्होंने ये शब्द कहे, और इन शब्दों को कहने के बाद कुछ महीनों 2 महीनों बाद या कुछ समय बाद इन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट वापस ले ली कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था, मेरा ये विश्वास कभी नहीं हिला था, थोड़ा कमजोर हो गया था। तो इतने ज्यादा अनुभववादी थे। जो ट्रांसेंडेंटल सेंस है या जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, उसको स्वीकार करने के लिए कतई भी तैयार नहीं थे। इतने रेडिकल वो थे ये, क्या बोलते हैं इसको, एम्पेरिसिस्ट। मेरे ख्याल से एजे एयर ही था जिनके साथ ये घटना घटी थी, मुझे घटना याद है इसलिए बता दिया। तो ये वही कह रहे हैं कि हमारे इस अनुभविक जगत से परे कोई भी अतीन्द्रिय जगत नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ मान रहे हो तो वो केवल और केवल आपका भ्रम है, आप फैलिसी में। ठीक है, विज्ञान के नियमों से ट्रांसेंडेंटल कुछ भी नहीं है, यही ट्रू है। आगमन की समस्या एक काल्पनिक समस्या है, क्योंकि जिस समस्या का समाधान ही नहीं किया जा सकता वह वास्तविक नहीं हो सकती है। इंडक्शन की प्रॉब्लम, मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं ये श्योरली नहीं कहता कि इंडक्शन की प्रॉब्लम को एयर ने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, इवन डेविड ह्यूम ने किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एयर की हो सकती है, और अगर ये स्टेटमेंट एयर की है तो एयर के साथ ये तो कहा जा सकता है कि वो ये तो क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रमाणित रूप में कुछ भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। सत्यापनता के सिद्धांत के अनुसार वही कथन सार्थक है जिसका सत्यापन अनुभव से हो सके, अर्थात सत्यापन वस्तुनिष्ठ हो न कि व्यक्तिनिष्ठ हो गया। ये तो कोई इशू नहीं है भैया। सर्वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जो व्यक्तिनिष्ठ होता है उसको आप स्वीकार कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है। व्यक्ति के रूप में हम सब किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन उसे ज्ञान की श्रेणी में लाके आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये तो खुद ये पिछली क्लास में हमने जिक्र किया, ये तो खुद ये कह के गए हैं कि भाई इंडिविजुअल रूप में आपको, हम नहीं कहते कि आपको मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल या बियॉन्ड एम्पिरिकल वर्ल्ड की नॉलेज नहीं हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज में एक्सप्रेस तो करो। जब आप उसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, भाषा के अंतर्गत वो आ ही नहीं रही है, तो किसी और के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, तो वो आपकी इंडिविजुअल होगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अब थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, ये थ्योरी दी थी कार्ल पॉपर ने, और बहुत अच्छी थ्योरी है ये। उन्होंने विज्ञान के लिए नियम बताया, और बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो इन्होंने कहा कि विज्ञान के जो नियम है, साइंस के जो नियम है, वो नियम नहीं है जो दुनिया के नियम है। साइंस के नियम दुनिया के नियम से उल्टे नियम है। लोगों के नियम ये है कि कोई चीज को एक बार प्रूव होता देख लो तो उसे एक्सेप्ट कर लो, दूसरी बार कोशिश ही मत करो।
दूसरी बार कोशिश करो, तीसरी बार कोशिश करो, चौथी बार कोशिश करो, 10 बार कोशिश करो, 20 बार कोशिश करो। अगर 20 बार की कोशिश में वो कोई चीज 5 बार असफल और 15 बार सफल हो जाती है तो पब्लिक सिंथेटिकली या एम्पिरिकली पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उसे डिनाई नहीं करती, क्योंकि उसकी सार्थकता की पॉसिबिलिटी जो है 75% आ गई। साइंस के नियम उल्टे हैं। साइंस एक ही एक्सपेरिमेंट को 100 बार करता है और वो इसलिए करता है कि मैं कम से कम एक बार इसे गलत होता हुआ देख लूं। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन क्या है कि मैं एक ही एक्सपेरिमेंट को 100 बार करूं ताकि वो एक बार वो एक्सपेरिमेंट फॉल्स प्रूव हो जाए, और एक बार वो एक्सपेरिमेंट फॉल्स प्रूव हो जाएगा तो साइंटिस्ट लोग ऐसे लोग हैं जो उसके एक बार फॉल्स प्रूव होने का भी जश्न मनाएंगे, उसकी भी पार्टी करेंगे। क्या नियम नहीं बना। तो साइंस की जो प्रिंसिपल है मिथ्या थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, वो ऑपोजिट चलता है। वो एक बार किसी चीज के फॉल्स होने पर उसको साइड कर देता है कि नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे वो 99 बार प्रूव हो चुकी हो। तो ये जगत के नियमों से उल्टी चलती है। इसलिए साइंस की जो प्रिंसिपल है वो है फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल। उनके अनुसार कोई कथन सार्थक कथन तभी हो सकता है जब वह कम से कम सिद्धांततः मिथ्यापनीय हो, अथवा किसी वस्तु के बारे में जो भी कथन किया जा रहा है उसके संदर्भ में निषेधात्मक कथन किया जा सके। यानी कि जो बहुत रिमोट, बहुत माइन्यूट लेवल पे फॉल्स प्रूव होता हो, बहुत माइन्यूट लेवल पे, जिसकी पॉसिबिलिटी 1% से भी कम आए फाल्सिफिकेशन की, उसी कथन को सार्थक कथन कहा जा सकता है साइंस की श्रेणी में। हम तो बाबाओं के यहां चले जाते हैं, 20 लोग जा रहे हैं, 3 का इलाज होगा तो 30 को पकड़ के ला जा रहे हैं, 17 दूसरे बाबा ढूंढ ले रहे हैं। ये हमारे प्रिंसिपल है, हमारी दुनिया के, ये हमारे जगत के प्रिंसिपल है। साइंस के प्रिंसिपल ऐसे काम नहीं करते हैं। साइंस के प्रिंसिपल 99 बार सक्सेसफुल हो जाए और एक बार असफल हो जाए तो वो 100 पे नहीं रुकते हैं, वो 100 और बना देते हैं कि 100 बार और करो भाई इसको, जब तक ये 100 की 100 बार सर्टेन ना आए तब तक करते रहो, और फिर जब नहीं आ रहा है 2 4 6 10 बार में तो साइड कर दो, ये बन नहीं सकता है, गलत है, कुछ और देखो, कुछ गड़बड़ है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये क्या कह रहा है, कम से कम मिथ्यापनीय हो, जिसके फॉल्सिफिकेशन की संभावनाएं बहुत माइन्यूट हो, बहुत कम से कम हो, मिनिमम लेवल पे जो फॉल्सिफिकेशन हो पाए जिसका। यानी कि किसी वस्तु के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है तो उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी भी बनी रहनी चाहिए, वही कथन सार्थक कहा जा सकता है। यानी कि ये इंडक्शन की प्रॉब्लम को स्वीकार कर रहे हैं एक पॉजिटिव वे में कि सभी कोए काले हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी नीम हरे हैं। यह कथन सार्थक है क्योंकि इनके निगेशन की पॉसिबिलिटी भी सोची जा सकती है। तो आप ये चीज समझ सकते हो अच्छी तरह से। पोपर और एयर का जो कंट्रीब्यूशन है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, वो जो ओरिजिनल लॉजिकल पॉजिटिविज्म के फिलोसोफर थे उनसे बहुत एक्सटेंड हो गया है, बहुत अलग हट गया है, वो पूरा पूरा साइंस में चलता चला जा रहा है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो पूरा का पूरा विटगेनस्टाइन की थियरी पे था, रसल की थियरी पे था। शब्द W का कोई अर्थ होता है यदि 2 शर्तें पूरी होती है। सबसे पहले आणविक वाक्य, एलिमेंट्री प्रोपोजिशन रूप में W के घटित होने का उपाय, यानी सबसे सरल वाक्य रूप में W घटित होने में सक्षम है, निश्चित किया जाए। चाहे दूसरी आणविक वाक्य S में W आता है तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ये कह रहा है कि अगर कोई शब्द या कोई प्रोपोजिशन है W नाम की, तो उसके ट्रू होने की या उसके सार्थक होने की उसके 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त यह है कि उसको एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में रिडक्ट किया जा सके, उसको एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में घटाया जा सके। कहने का मतलब अगर मैं कोई प्रोपोजिशन कह रहा हूं तो उसे एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में तोड़ा जा सके, उसका पहली पॉसिबिलिटी एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में टूटने लायक हो। ठीक है, 2 शर्त, 2 कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई एलिमेंट्री प्रोपोजिशन किसी W कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन में S नाम का वाक्य आ रहा है तो निम्नलिखित जो कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए S के द्वारा। S किन वाक्यों में घटाया जा सकता है और S से किन वाक्यों को घटाया जा सकता है।
चलो एग्जांपल भी देता हूं, ये 4 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। एस को किन परिस्थितियों में सत्य माना जाता है और किन परिस्थितियों में असत्य माना जाता है। एस का सत्यापन कैसे किया जाता है, एस का अर्थ क्या है। कहने का कुल मतलब यह है कि जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन हमारे पास है जिसमें हमने इसको ऐसा समझो कि मैंने कोई 5 या 6 सेंटेंसेस की स्टेटमेंट आपको बोल दी, ठीक है, और वो स्टेटमेंट को मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, या तो मैंने उन्हें कोपुला से एंड से जोड़ दिया, या से जोड़ दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के जोड़ दिया और पूरा का पूरा एक आर्गुमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि यह जगत एक कार्य, यह जो यूनिवर्स है, ये जो जगत है, ये एक कार्य है और प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, तो इस जगत का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और वो कारण अगर जो भी होगा एक्स वाई जेड, हम नहीं कह रहे कि वो कारण क्या है, वो कारण उसे ही हम ईश्वर तो कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह रहे। मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम डब्ल्यू स्टेटमेंट माने तो पहले तो हम देखा जाए कि इस स्टेटमेंट को क्या हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में रिडक्ट कर सकते हैं। यह जगत एक कार्य है और इस जगत के कार्य होने अतः इस जगत का कोई कारण होना चाहिए, और जगत का कारण जो होगा वो मौलिक कारण कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे कोई कारण ना हो। अब जब हम इसको रिडक्ट करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस आ जाती हैं। जगत एक कार्य है, हर कार्य का कोई कारण होता है, ठीक है। और फिर अब एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस को भी हम डिस्क्रिप्टिव वे में तोड़ेंगे तो जगत एक कार्य है, यानी जगत एक ही है, कम से कम एक जगत है, अधिक से अधिक एक जगत है, और जो जगत है वो कार्य के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। तो जगत कार्य है, ये एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन आ गई। प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, इसका प्रूव होना जरूरी है। यह कैसे प्रूव होगी, इसके प्रूव होने के लिए फिर हमें और स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी। प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है मीन्स टू से ये कॉजेशन थ्योरी से निकल के आ रहा है, साइंस का कोई भी कॉजेशन का प्रिंसिपल है। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई कार्य बिना कारण के हो रहा हो। तो कार्य, फिर डेविड ह्यूम जैसे लोग आ जाएंगे, क्या कारण की कार्य की कारण के साथ सर्टेनिटी फिट होती है। रिडक्शन जब हम कर रहे हैं एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में, तो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन के साथ हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बहुत सिंपल वे में, बहुत साधारण भाषा में, आपने डेफिनेटली सबने ही की होगी ट्रूथ फंक्शन लॉजिक। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन दे दी जाती थी, P implies Q, in bracket P implies Q, dot denial of Q, in bracket P was Q, और बाहर दे दिया उसका वेज इन ब्रैकेट डिनाइल Q implies P। अब ये क्या है, हमें भाषा में बोलने में प्रीपोजिशन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। इन शब्दों में, इन शब्दों के जगह पर इन शब्दों के अकॉर्डिंग एक प्रोपोजिशन रख दो, बस आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन तैयार है। अब इस प्रोपोजिशन को एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में तोड़ना पॉसिबल है, पहली कंडीशन तो ये है। तो इसको सबसे पहले एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में तोड़ो। P अलग आएगा, डिनाइल ऑफ P अलग आएगा, Q अलग आएगा, डिनाइल ऑफ Q अलग आएगा, P वेज Q अलग आएगा, डिनाइल P वेज Q अलग आएगा, डिनाइल Q वेज P अलग आएगा, P इंप्लाई Q अलग आएगा, P वेज Q अलग आएगा। तो इस तरह से हमारे पास 8 से 10 एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस आ जाएंगी। अब उन 8 से 10 एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस के बाद ये देखो इनमें से ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है। जो ट्रू है उसको ट्रू लगाओ, जो फॉल्स है उसको फॉल्स लगाओ। वेरिफिकेशन कैसे किया जा रहा है, इंपेरिकली किया जा रहा है, लॉजिकली किया जा रहा है, यह देखा जाए। तो जो मैंने अभी बात की कि प्रत्येक कार्य का कोई कारण आता है, इस जगत का भी कोई कारण होगा। इसको जब हम इंपेरिकली वेरीफाई करेंगे, जब हम उसको इंपेरिकली वेरीफाई करते हैं, जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी उसको इंपेरिकली वेरीफाई करते हैं, तो हमें पता लगता है तो इंपेरिकली वेरीफाई है ही नहीं। हाउ कुड यू वेरीफाई द फर्स्ट कॉज। आप फर्स्ट कॉज को वेरीफाई कर ही नहीं सकते, ठीक। तो उसका वेरिफिकेशन किस सेंस में किया जा रहा है और फिर उसका अर्थ क्या है, निकल के ही नहीं आ रहा। अब इसको लॉजिकली वेरीफाई करें। लॉजिकल वेरीफाई करेंगे तो हम पाते हैं कि भाई प्रत्येक कार्य का अगर कोई कारण होता है तो फर्स्ट कॉज कैसे हो सकता है। ये तो कॉजेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही बात हो गई ना। एस किन वाक्यों में घटाया जा सकता है और एस से किन वाक्यों को घटाया जा सकता है। पहली बात,
एलिमेंट्री प्रोपोजिशन कितनी बनाई जा सकती है, पी इंप्लाई क्यू से क्या क्या निकाला जा सकता है, डिनाइल पी इंप्लाई क्यू से क्या क्या निकाला जा सकता है, पी निकाला जा सकता है, क्यू निकाला जा सकता है, डिनाइल पी निकाला जा सकता है, डिनाइल पी इंप्लाई क्यू निकाला जा सकता है। फिर एस को किन परिस्थितियों में सत्य माना जाता है और किन परिस्थितियों में असत्य, ये इंपेरिकल वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है बात। फिर एस का सत्यापन कैसे किया जा रहा है, इस पे दो मेथड है, लॉजिकल और इंपेरिकल। फिर एस का मीनिंग क्या है, और जब हम इतना कुछ करते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि ये वेरिफिकेशन के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कोई कुछ बोलना चाह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, फाल्सिफिकेशन थ्योरी कार्ल पॉपर जो कि फिलोसफी ऑफ साइंस के फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने दी थी। उनके अनुसार साइंस का जो प्रिंसिपल है, साइंस का जो मेथड है, वो फाल्सिफिकेशन का मेथड है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि साइंस किसी चीज को सत्य प्रूव करने की बजाय असत्य प्रूव करने की कोशिश करता है, और उसको असत्य प्रूव करने के लिए एक ही प्रमाण चाहिए होता है, एक ही इंसिडेंट चाहिए होता है, उसे दूसरा इंसिडेंट की जरूरत नहीं है। कोई चीज 99 बार प्रूव हो जाए वो साइंस की कोशिश ही नहीं होती। साइंस की कोशिश ये होती है कि वो एक बार डिस्प्रूव हो जाए, वो एक बार गलत सिद्ध हो जाए, तभी तो इतने प्रयोग किए जाते हैं एक ही चीज को लेकर। भाई एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रूव हो गया, बात खत्म हो गई, तो उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार क्यों करते हैं? क्या उसे वो फॉल्स प्रूव करना चाह रहे हैं? नहीं, इंटेंशनली वो फॉल्स प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मेथड ही उनका ये है कि कोशिश यही रहती है कि फॉल्स प्रूव करें, तभी तो बार बार कर रहे हैं, ताकि सर्टेनिटी लाई जा सके, ताकि नियम बनाया जा सके। देखो नियम तो वही बनता है ना जो कभी कटे नहीं, और जो एक बार भी कट गया वो नियम नहीं होगा। इसलिए साइंस नियम देता है हमें। साइंस की रिसर्च जितनी भी चीजें वो हमें नियम देने की कोशिश है। साइंस के अलावा जो और चीजें हैं और विज्ञान है, चाहे फिलोसफी, वो हमें नियम नहीं देता, वो हमें एक इंसिडेंट देता है और कहता है देखो प्रूव हो गया। इसलिए साइंस उनसे अलग हो जाता है। साइंस की थ्योरी, साइंस का मेथड फाल्सिफिकेशन का मेथड हो जाता है। वो गलत प्रूव करने की कोशिश करता है, और एक गलत प्रूव हो जाता है वो उसकी खुशी मनाता है कि हम अब नुकसान नहीं होगा हमें, हमने इसे गलत प्रूव कर दिया, मतलब ये सही ट्रैक नहीं है, दूसरा ट्रैक देखो। वो इस चीज की खुशी मनाता है कि हमारी मेहनत बच गई। इधर साइंस को अलग करके दूसरी विधा में जाए, चाहे आप रिलीजन में, चाहे थियोलॉजी में, चाहे सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, कहीं भी चले जाओ, वो एक इंसिडेंट उठाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट, एक घटना उठाएंगे और देखो दिस इज प्रूव्ड। उनका मेथड फॉल्सिफिकेशन का नहीं होता, उनका मेथड वैलिडेशन का होता है, और उसके लिए उन्हें एक इंसिडेंट चाहिए बस। समझ रहे हो बात को? दूसरी जो विधा होती है उनमें 99 असफल नहीं देखेगा कोई भी, एक सफल देख के आ जाएंगे। इसी वजह से जितने भी हमारे पंथ संप्रदाय के वो पंथ है, संप्रदाय है, पॉलिटिक्स है, मैं तो सबको एक ही तराजू के एक ही पलड़े में रखता हूं। इनके धंधे बहुत तगड़े चल रहे हैं, क्योंकि कहानियां सुनानी होती हैं, बस कुछ प्रूव थोड़ी करना है। एक कहानी सुनाओ, 100 को अपना फॉलोअर बनाओ और चल दो, हो गया काम। लेकिन एक वैज्ञानिक बुद्धि के आदमी, आई एम नॉट सेइंग वैज्ञानिक बुद्धि के लिए साइंटिस्ट ही कहूंगा, क्योंकि मेरा निजी मत हो सकता है, मैं फिलोसफी और साइंस को बहुत क्लोज रिलेशन में देखता हूं, बहुत क्लोज रिलेशन में। तो एक फिलोसोफर की यह पहली ड्यूटी है कि वह अपनी बुद्धि को सबसे पहले वैज्ञानिक करे, और जब उसकी बुद्धि वैज्ञानिक होती है तभी वो प्रिंसिपल को थ्योरी दे पाता है जो लोगों के काम आए। इज इट क्लियर? ओके ओके ओके। अब कार्नेप, अब देखो लास्ट है कार्नेप। ये इसका कार्नेप ने क्या अटेम्प्ट किया था,
देखो सब थक गए थे कि सबकी कोशिश ये थी, जितने भी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे और उसके बाद जितने भी बाकी के फिलोसोफर्स थे जो इससे अटैच थे, उन सबकी कोशिश ये थी, बिल्कुल रसल से शुरू हो जाता है, मूर से शुरू हो जाता है, कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो फिलोसफी की मेटाफिजिक्स की प्रॉब्लम से फिलोसफी को बचा सके। और ये ख्याल कैसे आया उनके दिमाग में, ये बात अच्छे से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। ये ख्याल कैसे आया उनके दिमाग में, उन्होंने कहा कि साइंस हमें कोई डिस्कवरी करके बताता है, उससे पहले साइंस वो चीज को थ्योरी रूप में हमारे सामने रखता है, थियोरेटिकल रूप में हमारे सामने रखता कैसे है, उसका थ्योरी रखने का मतलब क्या है। साइंस की थ्योरी रखने का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। वो साइंस की लैंग्वेज है, हमारी वाली लैंग्वेज साइंस की लैंग्वेज नहीं है। साइंस ने एक नई लैंग्वेज को डिस्कवर किया, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट दिया जा सकता है न्यूटन को और लाइबनिज को। दोनों ने वो चीजें निकाल के सामने रखी, जिसे आज हम वो तुम्हारा कौन सा मैथमेटिक्स है ये, जो जिससे ये इक्वेशंस बनती हैं, एक नया तरह का मैथमेटिक्स, जिसे अलजेब्रा भी कह देते हैं कई बार हम, लेकिन अलजेब्रा से थोड़ा सा एडवांस है। वो मैथमेटिक्स पहली बार इन दोनों ने हमारे सामने रखा, नाम भूल रहा हूं मैं इसका, और वो लैंग्वेज फिजिक्स की और साइंस की लैंग्वेज बन गई। आपने देखा होगा बहुत से फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या साइंस के प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स के नहीं, इनके जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, आप देखो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, उन पर बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखी होती है, उनकी कोई लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, क्योंकि वो हमारी वाली लैंग्वेज ही नहीं है। उस लैंग्वेज का तो है क्या, उस लैंग्वेज में कहीं एक्स पी डेल्टा फाई अल्फा कहीं कहीं कुछ चिपका रखा है, और ब्रैकेट्स और बड़े बड़े और बना बना के पूरा ब्लैक बोर्ड भर रखा है। उस पूरे में एक पूरी की पूरी थियरी है, और वो ऐसी है, वो वैसी की वैसी फिर से बनाई जा सकती है, क्योंकि वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो तो नियमों से बन रही है। शब्द उनके हैं जो उन्होंने किसी चीज के लिए रखे हैं। ये साइंस की लैंग्वेज है, और साइंस इसमें अपनी थ्योरी रखता है जो मैथमेटिकली या लॉजिकली प्रूव्ड होती है, फिर समय आने पर उसका इंपेरिकल वेरिफिकेशन हो जाता है। तो साइंस की इस पूरी की पूरी जो मेथड है, उनसे उसने दिमाग में आया, क्यों ना एक ऐसी की ऐसी भाषा दर्शन के लिए बनाई जाए, फिलोसफी के लिए बनाई जाए, जिसमें कुछ भी ऐसा शब्द न रखा जाए जो कि वेरिफिकेशन से बाहर हो, और फिर एक नई तरह की लैंग्वेज बनाई जाए फिलोसफी के लिए, और उसी लैंग्वेज में फिलोसॉफिकल बातें की जाए। ये सामान्य लैंग्वेज में नहीं की जाए, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत सूडो प्रॉब्लम्स खड़ी करती। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाने का प्रयास किया, जिसमें किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा था। कार्नेप ने एक कोशिश की बहुत एक्सटेंडेड लेवल तक, लेकिन हथियार डाल दिए उसने भी। तो उसी कार्नेप की हम इन 2-3 स्टेटमेंट्स में बात करने वाले हैं। कार्नेप ने लिखा था एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स थ्रू लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1996। उसमें वो लैंग्वेज का एक नमूना रखते हैं कि इस तरह से लैंग्वेज बनाई जा सकती है। वो कहते हैं कार्नेप द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जो ऑर्थोपोड शब्द से संबंधित है, वाक्य रूप वस्तु एक्स एक ऑर्थोपोड है। अगर एक स्टेटमेंट है, हमारे पास एक सेंटेंस है, एक्स इज एन ऑर्थोपोड, ठीक है। अब ऑर्थोपोड जो है एक आणविक रूप है, यानी कि एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन है। अब इस एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस को हम कैसे देखें हैं, लाइक हम कहें कि एक्स एक जानवर है। अब इसको जब हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में तोड़ रहे हैं, ध्यान रखना एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में तोड़ना मात्र तो हम सिंपल वे में समझते आ रहे हैं, क्योंकि रसल ने हमारे सामने लॉजिक वो ट्रुथ फंक्शन लॉजिक रख दिया था, फंक्शन थ्योरी वो रख दिया था लॉजिक, जिससे हम उसको फंक्शनली पी क्यू में तोड़ के समझ लेते हैं। लेकिन अगर शब्दावली वाली भाषा है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ी समस्या आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ऑर्थ्रोपोड है, अब ऑर्थ्रोपोड को जरा तोड़ने की कोशिश करो, तो ऑर्थ्रोपोड को वो तोड़ रहा है कार्नेप। एक्स एक जानवर है, एक्स का शरीर खंडित है, कहने का मतलब सेगमेंट्स में बटा हुआ है। ऑर्थ्रोपोड किसे कहते हैं, कोई सब समझ गए क्या? पहले तो ये सब इंपेरिकली पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ऑर्थ्रोपोड वो कीड़ा होता है जिसके बॉडी में सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे कीड़े होते हैं जो ऑर्थ्रोपोड प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब उसकी बॉडी में 2 या 3 या 4 या 4 से ज्यादा, दो नहीं 3, 4 या 4 से ज्यादा लेग्स होती हैं, और हर बॉडी के साथ 2 लेग होती हैं। एक कीड़ा नहीं होता एक लंबा सा, जो कि
माला के मणियों की तरह बीच में से खंडित होता है, 5-6 पार्ट्स होते हैं उसके। बहुत बरसात में कीड़ा नहीं आता एक लंबा सा जो डबल डेकर बन के चलता है, उसके कितने सारे पैर होते हैं, जितने पैर होते हैं उतने उसकी बॉडी के पार्ट होते हैं। उसकी बॉडी खंडित खंडित नहीं, सिर्फ एक ही तरह की बॉडी 5-6-7 बार जुड़ी हुई होती है आपस में, जिससे उसका पूरा शरीर बनता है। उसको ऑर्थ्रोपोड बोला गया है। समझ आ गया? नहीं समझ में आया तो गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सी पिक्चर आ जाएंगे ऑर्थ्रोपोड की। गुड। हाँ, एक आणविक वाक्य रूप है जो एक्स एक जान, अब उसको हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में तोड़ रहे हैं। क्या? एक्स एक जानवर है, एक्स का शरीर खंडित है, यानी कि वो जो है वो डिवाइड है, सेगमेंट्स हैं उसके, और एक्स के पैर जुड़े हुए हैं, और पैर सारे आपस में जुड़े हुए हैं उसके पूरे के पूरे। शरीर खंडित है, पैर जुड़े हुए हैं, सारे पैर एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये स्पेशलिटी केवल ऑर्थ्रोपोड पे लागू होगी। समझना, वस्तु हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है? एक्स एक ऑर्थ्रोपोड है। अब इस ऑर्थ्रोपोड को जब हमने एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में तोड़ा तो हमारे पास 3 प्रोपोजिशन आई कि एक्स एक जानवर है, एक्स का शरीर खंडित है, और एक्स के पैर जुड़े हुए हैं। अब ये 3 प्रोपोजिशन जो इस एलिमेंट्री प्रोपोजिशन, इस मेन वस्तु को, जो मेन एक कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन है, एक्स एक ऑर्थ्रोपोड है, को बना रही हैं, ये 3 प्रोपोजिशन केवल इसी प्रोपोजिशन पे लागू होती हैं, और इसके अलावा दुनिया के किसी दूसरे जीव पे लागू नहीं होती। ठीक। मनुष्य मरणशील है। इसी के साथ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मनुष्य मरणशील है। अब इसको जरा तोड़ो। मनुष्य एक जीव है, मनुष्य के 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें वगैरह 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 होते हैं। मनुष्य जो है 2 पैरों पे खड़ा चलता है। वहां तक तोड़ते चले जाओ जहां तक कि वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पे लागू हो। मनुष्य में सोचने, समझने और जज करने की शक्ति होती है। जब ये एलिमेंट्री प्रोपोजिशन आती हैं तब हम कहते हैं कि अब ये प्रोपोजिशन, जो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में हम आ गए हैं, इनको बना के हम ऑर्थ्रोपोड को समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये वाक्य वस्तु एक्स ऑर्थ्रोपोड है से फिर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह एक पुनर्कथन सिद्ध होता है। इस प्रकार ऑर्थ्रोपोड शब्द का अर्थ निर्धारित हो जाता है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। अब मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है कि जब एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में हम तोड़ेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस टूट के आ जाएंगी। क्या उन एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस से डिट्टो वही समझ में आएगा जो मनुष्य बुद्धिमान है? और क्या मनुष्य बुद्धिमान है से डिट्टो वही प्रोपोजिशंस टूट पाएंगी? पॉसिबल है। ऐसे एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस ढूंढो, और जब आप उन्हें तोड़ोगे तब समझोगे तो ये एक टोटोलॉजी हो जाएगी। जब हम कहेंगे वस्तु एक्स एक ऑर्थ्रोपोड है और इसके इक्वल या इसके इंप्लीकेशन में ये तीनों रख देंगे तो स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, टोटोलॉजी प्रूव हो जाएगी। द थिंग एक्स इज एन ऑर्थ्रोपोड, एक प्रोपोजिशन इंप्लाइज एक्स इज एन एनिमल, एक्स बॉडी इज इन सेगमेंट्स। उसके बाद है एक्स लेग्स आर ज्वाइंट। तो अब ये सारी की सारी चीजें, ये तीनों प्रोपोजिशन इंप्लीकेशन में उसके आ गई। अब तीन इनका ट्रूथ फंक्शन में चेक करके देखो, टी इंप्लाइज टी, टी टी, कंक्लूजन टी हो गया। डिफरेंस देखो, कोनोटेशन की प्रोसेस और कोनोटेशन का मीनिंग, कोनोटेशन की डेफिनेशन और कोनोटेशन अगर कोई मेथड है, जैसा कि तुम बता रहे हो, एक प्रोसेस, एक मेथड है जो कि मुझे नहीं पता रियल में, मैंने ये मेथड नहीं पढ़ा है। कोनोटेशन का कोई मेथड होता है, मैं जस्ट कोनोटेशन का मीनिंग जानता हूं कि कोनोटेशन का मतलब होता है कि वो आपको कोई सिंबॉलिक मीनिंग बताता है किसी चीज का, और उसको आपको तोड़ के सिंबॉलिक वे में समझना पड़ता है। तो कोनोटेशन तो एग्जैक्ट वो मीनिंग ही नहीं बता रहा है ना, लेकिन अगर कोनोटेशन का ऐसा कोई प्रोसेस है जो एग्जैक्ट मीनिंग तक जा रहा है तो वो अगर कोई मेथड है तो पहले तो उसके बारे में बताओ मुझे। नहीं किया जा सकता, नहीं, फर्दर डिवीजन पॉसिबल है,
फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन हम उस प्रोपोजिशन पे आ गए जो केवल और केवल 2 या 3 प्रोपोजिशन हमें ऐसी मिल गई। सारी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस पे नहीं आए हम। सारी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस पे आते तो हम कहते कि ऑर्थोपोड का एक कलर होता है, ऑर्थोपोड का एक साइज होता है, हम उन पे नहीं गए। वो बहुत हाई लेवल की हो, ब्रॉड लेवल की हो गई। हम उन एलिमेंट्री पे आए जो ऑर्थोपोड पे ही लागू हो रही है केवल और केवल, जहां से वो ऑर्थोपोड के अलावा किसी और पे लागू नहीं हो रही है, तब वो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस बन रही हैं। तो जब हम कोनोटेशन मेथड की आप बात कर रहे हो, तो उस कोनोटेशन मेथड में हम एक अलग तरह से जा रहे हैं ना, हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस पे थोड़ी जा रहे हैं, ये लैंग्वेज पे अप्लाई हो रहा है। जब हम जो मेथड तुमने बताया उसके अकॉर्डिंग जो हम पीछे चलते चले जा रहे हैं, तो सपोज हमने एनिमल का ही मीनिंग निकालने की कोशिश की, तो हमें पता लग रहा है कि एनिमल की प्रजाति में तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर वो उसमें पूरा पूरा हम प्रोपोजिशंस में क्या, वो एक ऑब्जर्वेशन का मेथड है। वो मेथड एक ऑब्जर्वेशन का मेथड है और लिंग्विस्टिक मेथड नहीं है, क्योंकि वो एनिमल शब्द के अर्थ पे नहीं जा रहा है, वो एनिमल शब्द को एक व्यापक अर्थ में ले रहा है। यहां पे एनिमल ऑर्थोपोड प्रधान हो जाता है, एनिमल छोटा, और एनिमल की कैटेगरी में ऑर्थोपोड को घटाया जा रहा है। और भी बहुत से घट रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कहते हैं एक्स एक एनिमल है, तब तक ऑर्थोपोड को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है वो। जब तक हम कह रहे हैं कि एक्स का शरीर खंडित है, तब हम थोड़ा सा नजदीक पहुंच गए। फिर हमने तीसरी प्रोपोजिशन की, एक्स के पैर जुड़े हुए हैं, अब ऑर्थ्रोपोड के अलावा कुछ नहीं। समझे बात को? अब ये एलिमेंट्री प्रोपोजिशन केवल ऑर्थ्रोपोड पे अप्लाई है। लेकिन कोनोटेशन में जब हम कहते हैं कि एनिमल, और फिर लास्ट में पता लगता है कि मनुष्य भी उस श्रेणी से बाहर नहीं बचता है, तो हम कहते हैं कि ऑल आर एनिमल। एक तरह से यह जो भी वटेवर मेथड है, तो एक पर्टिकुलर एनिमल पे थोड़ी जा रहे हैं हम, तो हम जानवर की कैटेगरी बना रहे हैं। दैट इज द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंस का मेथड है, या हम कहें तो किसी भी साइंस का मेथड हो सकता है, किसी का भी। तो हम एक कैटेगरी बना रहे हैं, यहां पे हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशन पे जा रहे हैं, जो सिर्फ एक पे लागू है। देखिए, उसमें इंपेरिकल ले रहे हैं हम, ठीक है। ओके, तो ये है ऑर्थोपोड आपका। अब हाँ, आणविक प्रतिज्ञप्तियां, आणविक प्रतिज्ञप्ति बोल देते हैं बेसिकली तो। और भी इसके अलावा कुछ आणविक ही बोलते हैं वैसे तो। एलिमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, उससे अर्थ निकालो। वैसे तो आणविक, प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति भी बोल देते हैं, प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं एलिमेंट्री को, आणविक भी बोलते हैं। जब हम एटॉमिक प्रोपोजिशंस बोलते हैं तो आणविक प्रतिज्ञप्तियां, जब हम प्राथमिक प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं तो एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस। तो इस तरह से हम घटाते हैं। तो कहते हैं क्योंकि ये वाक्य वस्तु एक्स एक ऑर्थोपोड से फिर से व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि हम उस स्टेज पे आ गए कि हम कहें एक्स ऑर्थोपोड है तो यही 3 स्टेटमेंट फिर से लाई जा सकती हैं, और ये 3 स्टेटमेंट कहते हैं तो ये सिर्फ ऑर्थोपोड पे अप्लाई होते हैं। यानी दोनों में 1 to 1 रिलेशन आ गया, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। पूरक क्या, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये टोटोलॉजी हो गई। इस तरह की लैंग्वेज हो। क्लियर? अब समस्या क्या आएगी भाई? अब समस्या क्या आएगी? वैसे तो पूरा का पूरा नीचे लिखा हुआ है क्या समस्या कार्नेप का है, और कार्नेप ने प्रयास क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप कितने गिनोगे भाई इस पृथ्वी पे? सपोज आपको लैंग्वेज बनानी है एक ऐसी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस में तोड़ने की, आप पीक्यू में ही बना लो, कैसे भी बना लो, तो कितने गिनोगे? अकेले ऑर्थ्रोपोड से काम चल गया? अगर एप्लीकेशन इंपेरिकल चीजों पे ही होनी है उसकी, तो अकेले ऑर्थ्रोपोड से तो काम नहीं चलेगा। अब हमने कह दिया कि एक्स एक ऑर्थोपोड है, अब इसी जगह पे हम कहें कि एक्स एक गिरगिट है, या गिरगिट की भी किसी प्रजाति का नाम ले दें, तो उसके लिए भी हमें एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस चाहिए। प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए, सबके लिए हमें एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस चाहिए। भाई भाषा में मुझे किसी को यह बताना है कि गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए, तो यह कहने के लिए मैं किन एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस का यूज करूं? सबसे पहले तो मुझे गिरगिट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उससे वही समझ में आए, और कुछ समझ में ही ना आए, तो उसकी एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस निकालूंगा मैं।
रंग की एलिमेंट्री प्रोपोर्शंस निकालूंगा मैं, बदलने की जो क्रिया है उसकी। तो इस तरह से हम कितने चीज उठाएंगे। दैट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कार्नेप। कार्नेप ने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया किस तरह से हम एलिमेंट्री प्रोपोर्शन से तोड़ सकते हैं, बट कार्नेप ने कहा कि कितने तोड़ेंगे। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो बाद में सामान्य भाषा दर्शन देती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। उसका कारण ही यह था कि कैम्ब्रिज वाले ये जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज फिलोसफी है इसमें हार गए थे, थक गए थे, हाथ खड़े कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि फिलोसफी की प्रॉब्लम को सामान्य भाषा से ही सुलझाया जा सकता है और कोई समाधान नहीं है, इसलिए वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी आती है। तो दैट इज द फेल्योर ऑफ द ऑल एनालिटिकल फिलोसोफर और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। They couldn't discover a language for the philosophy, a specific language. कार्नेप के अनुसार तत्व मीमांसा के कई शब्द इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, इस प्रकार वे अर्थहीन हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्नेप का सिद्धांत प्रिंसिपल शब्द पर विचार करता है। सिद्धांत का इस शब्द का अर्थ निश्चित अर्थ है। यदि वाक्य एक्स वाई का सिद्धांत है, एक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ वाई, को वाई का अस्तित्व एक्स के आधार पर मौजूद है, वाई एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एक्स, या वाई एक्स से उत्पन्न होता है। प्रिंसिपल शब्द को ले रहा है यहां पे, ध्यान रखना, इसका एक निश्चित अर्थ है। एक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ वाई, वाई एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एक्स, वाई अराइजेज आउट ऑफ एक्स के बराबर माना जाए। बाद वाला वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट है, एक्स वाई से उत्पन्न होता है, जबकि एक्स के बाद हमेशा वाई आता है और एक्स और वाई के बीच अपरिवर्तनीय संबंध अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक्स और वाई के प्रिंसिपल की बात कर रहा है, हम सिद्धांत की बात, वो कह रहे हैं हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल इज द थिंग। हम कह रहे हैं एक्स और वाई में एक प्रिंसिपल आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स के बाद वाई आता है, वाई एक्स से पैदा हो रहा है, वाई एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वाई अराइजेज आउट ऑफ एक्स। ये एक्स वाई कौन सा है? एबीसीडी वाला एक्स वाई, ध्यान रखना, एबीसीडी वाला एक्स वाई, ठीक है। एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एक्स और वाई अराइजेज आउट ऑफ एक्स। अगर एक्स ना आए तो वाई आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, हमें बताया गया, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन तत्व मीमांसा के अर्थ इस व्याख्या को संतुष्ट नहीं होते हैं। तत्व मीमांसा जो है वो प्रिंसिपल की इस डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं है। वे कहते हैं एक्स और वाई के बीच कोई अनुभवजन्य संबंध पूरी तरह से एक्स वाई का सिद्धांत है। सिद्धांत है का अर्थ नहीं समझा जा सकता क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे अनुभव के माध्यम से नहीं। प्रॉब्लम क्या है मेटाफिजिशियंस की? प्रॉब्लम यह है कि वो अनुभव की बात करते करते अनुभव को समझाने के लिए उसी प्रिंसिपल किस पे लागू हुआ है? प्रिंसिपल लागू हुआ है जो अनुभवजन्य जो चीजें उनके ऊपर, इंपिरिकल चीजों के ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर प्रिंसिपल लागू हुआ है। ये लोग प्रिंसिपल शब्द को कहां अप्लाई कर देते हैं? यहां अप्लाई कर देते हैं कि एक्स से वाई डायरेक्टली उत्पन्न नहीं हो सकता, एक्स वाई के बीच में कुछ ऐसा है जो इंपिरिकल नहीं है, जो उनका नॉन इंपिरिकल प्रिंसिपल है, उसकी वजह से एक्स से वाई एक्स से उत्पन्न हो रहा है। कि यह किसी भी अनुभवजन्य मानदंड की कमी है जो तत्व मीमांसा में आने पर सिद्धांत शब्द को अर्थ से वंचित कर देता है। फिर प्रिंसिपल को कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। भाई आप कह रहे हो कि देयर इज अ प्रिंसिपल की मनुष्य नैतिक कर्म क्यों कर रहा है, जैसे कांट क्लेम कर रहा है। देयर मस्ट बी ए प्रिंसिपल, देयर प्रीसपोजिशन, वो प्रीसपोज करता है गॉड सोल को उनको कि मनुष्य वरना प्रैक्टिकली एथिकल टेंशंस क्यों लेता, उसको एथिकल कंसर्न्स क्यों हैं। इनके पीछे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ट्रांसेंडेंटल है। तो जब आप प्रिंसिपल कह रहे हो ना उसे, तो आपने प्रिंसिपल का मीनिंग ही चेंज कर दिया, क्योंकि प्रिंसिपल शब्द आपके इंपीरिकल जो आपकी एक्टिविटीज है उनसे पैदा हुआ है और आपको अच्छी तरह पता है प्रिंसिपल का अर्थ क्या है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है वो प्रिंसिपल है, भाई पता भी नहीं है तो प्रिंसिपल कैसे हुआ? प्रिंसिपल तो वेरिफिकेशन है, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है। बताओ क्या प्रिंसिपल? आप बता नहीं पाते हो कि क्या प्रिंसिपल है, तो आप कहते हो कि वो अज्ञात है, तो आप उसे प्रिंसिपल कैसे कह सकते हो? तो इस तरह से मेटाफिजिशियंस जो हैं वो एम्पिरिकल वर्ल्ड के टर्म्स को उठा कर ट्रांसेंडेंटल जिसे वो बोलते हैं, या नॉन एम्पिरिकल बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, पैरानॉर्मल वगैरह जो भी बोलते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं।
और ये खेल इतनी खूबसूरती से चलता है कि लोग इसमें फंस जाते हैं। बहुत बार मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, बूंद बूंद में सागर, जिस पे थोड़े दिन पहले कुछ ऑब्जेक्शन भी किया था कि भाई गुल्लक भर जाते हैं बूंद बूंद से। ठीक है, इसलिए आध्यात्मिक सदन कथन कैसे हैं? जल दुनिया का सिद्धांत है या आत्मा दुनिया का सिद्धांत है? अर्थहीन है, क्योंकि उनमें अर्थहीन शब्द होता है। जल दुनिया का सिद्धांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसे फिलोसॉफिकल लॉजिकल बेस पर जब जांचोगे तो जल दुनिया का सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द का कोई अर्थ होता है क्या? वो जल को उस रूप में लागू हो रहा है कि दुनिया जल के बाद आ रही है, दुनिया जल से उत्पन्न हो रही है, दुनिया एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ और सिर्फ जल के कारण? कभी प्रूव नहीं होगा। क्यों? कि आपने एक सिद्धांत सब लगा दिया जल और दुनिया के बीच संबंध दिखाने के लिए, जिस तरह से आत्मा दुनिया का सिद्धांत है, ईश्वर दुनिया का संचालक है। आप वो शब्द जो आप अनुभव से प्राप्त करते हो, उन शब्दों को आप वहां पे लगा देते हो जो अनुभव की चीजें ही नहीं है, और फिर कहते हो कि ऐसा है। तो दीज आर जस्ट मनोहर कहानियां। मैं इन्हें मनोहर कहानियां बोलता हूं, जो सामान्य बुद्धि के लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनके माइंड को डोमिनेट करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन एक फिलोसोफर को उससे एडवांस होना जरूरी है। तो ये है आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जो कुछ ऐसी चीजें बताता है, कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जो कहता है कि इस तरह के प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते हैं। और इस वजह से ये जो है आपका मेटाफिजिकल जो टर्म्स हैं, मेटाफिजिकल जो प्रोपोजिशंस हैं, वो वास्तव में प्रोपोजिशंस की श्रेणी से ही बाहर हो जाती हैं, इसलिए वो उनको नकार देते हैं। सो ये है हमारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म।